हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी चैनल गुप्तास क्लासेस में। और कल का वीडियो मैंने डाला था, कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग था कल का वीडियो, और आज का वीडियो भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने डिस्कस किए थे, 30 किए थे। ठीक है, और वो सब वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज का वीडियो भी क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है। ये जो वीडियो है ये अकाउंटिंग के आपका फर्स्ट चैप्टर से है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, है ना। और ये टोटली रहने वाला है आपका एनसीईआरटी बेस्ड। और इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपका सबसे ज़्यादा जो कारगर है, वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर है, बट जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए जो कारगर है ये 3.0 की जो आपकी जो वैकेंसी है, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये आपके लिए कारगर है। जस्ट बिकॉज इसमें हमने 5-5 ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलें, कल तक की वीडियो में हमने देखे थे 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसके आगे करेंगे। आज की वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके आज 40 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। ये पहले चैप्टर में तकरीबन 300 क्वेश्चंस हैं, है ना, टोटल जो मैंने सेट करे हैं, है ना। अगर आप जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा वीडियोस को और जल्दी जल्दी बनाने में, है ना। नहीं करोगे तो मेरा थोड़ा मनोबल डाउन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जल्दी जल्दी करेंगे। इंग्लिश में मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, हिंदी में समझाऊंगा और फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगा और आंसर बताऊंगा। ठीक है, यही रहने वाला है ना। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव अ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। जो मेन पर्पस है, जो अकाउंटिंग का मेन पर्पस है वो क्या है, किस तरीके का व्यू देता है अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, क्या प्रस्तुत करता है एक अकाउंटिंग। हम्म, ठीक है, क्या वो ट्रू और फेयर व्यू देता है, अनफेयर व्यू देता है, इनएडुकेट देता है, बायस्ड देता है, या मोर देन वन, इनमें से क्या हो सकता है आंसर। जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का वो क्या देना है, वो देना है आपको ट्रू और फेयर व्यू देना। किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5-5 ऑप्शंस रख रखे हैं मैंने, बीपीएससी 3.0 के हिसाब से हैं। और इस पूरे इसमें प्रकरण में, मतलब लाइक कि इस पूरी वीडियोस में या क्वेश्चंस में कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड टाइप बनाया है, ताकि मतलब ऐसे ही होता है ना एग्जाम में भी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस हिसाब से बनाया गया। ठीक है, वेयर डैश एंड्स डैश बिगिंस। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होने की बात कर रहा है और वहीं पे किसी चीज़ के स्टार्ट होने की बात कर रहा है। तो देखते हैं क्या, कि वेयर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बिगिंस। कह रहा है कि जहाँ पे अकाउंटिंग ख़त्म होती है बुक कीपिंग चालू होती है, या फिर जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है अकाउंटिंग चालू होती है, जहाँ फाइनेंस ख़त्म होता है अकाउंटिंग चालू होती है, जहाँ अकाउंटिंग ख़त्म होती है ऑडिटिंग चालू होती है, या इनमें से एक से ज़्यादा। क्या हो सकता है इसका आंसर, ज़रा सोचिए सोचिए सोचिए। क्या हो सकता है, आपने पढ़ा है, चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको इसका आंसर आपका बनना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, मोर देन वन। जस्ट बिकॉज देखो कैसे होगा मोर देन वन। एक तो इसमें आपका, इसमें दो ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है जी, मतलब ये लाइन जो सेटिस्फाई कर रही है वो दो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। एक तो जी वाला, बी वाला, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे क्या शुरू होती है आपकी, अकाउंटिंग। दूसरा यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहाँ पे क्या चालू होती है, आपकी ऑडिटिंग। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड्स और एसेट और कैश यूज फॉर पर्सनल यूज बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड। गुड्स, एसेट्स या कैश अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है तो उसको क्या कहेंगे, क्या प्रॉफिट कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। क्या कहेंगे बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, डी। तो मैंने बोला है ना, ये कुछ इजी भी हैं कुछ टफ भी हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, बट इसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, तो इसमें क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असर्टेन एट अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्या पता लगाना होता है, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्या पता लगाना होता है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाएंगे किसी पर्टिकुलर डेट पे, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएंगे, इन दोनों का ही पता लगाएंगे, एसेट्स का पता लगाएंगे, या मोर देन वन। बताइए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असर्टेन। एक वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट का पता लगाना वो भी होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाना। बट यहाँ पे जब जो क्वेश्चन जब ये एंड हो रहा है तो यहाँ पे ये एक एक फ्रेज लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर डेट, और किसी पर्टिकुलर डेट पे क्या निकालते हैं हम, पर्टिकुलर डेट पे हम क्या ही निकालते हैं, हम निकालते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सही, आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग का कंसर्न किससे रहता है, मतलब बुक कीपिंग किससे मेनली डील करती है। इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, मतलब इंटरप्रेट करती है डाटा एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर के लिए। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन एंड क्लासीफाइंग इट, फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना और उसको फिर क्लासीफाई करना, ये रहता है इसके अंदर। ठीक है, डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, इस तरीके का डिज़ाइन बनाना, सिस्टम डिज़ाइन बनाना जिसमें रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग और समराइजिंग इंक्लूड रहे, या इसमें से हम कहेंगे ऑल ऑफ दिस, ये सभी शामिल हैं। बताइए। इधर मैंने चार ऑप्शन ही लिए हैं, मतलब लाइक चार ऑप्शन ही होने तो पांच थे मैंने बोला था, बट उसने चार ही रखे हैं। चलिए, पर चार में ही बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी। बुक कीपिंग में आपका क्या होता है, बुक कीपिंग में आपकी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो आपकी होती है रिकॉर्डिंग और दूसरी होती है क्लासीफाइंग। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद आपका हो जाता है स्टार्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चले। विच इज द लास्ट विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये है आपका लास्ट स्टेप। एनालिसिस करना है इंफॉर्मेशन की है लास्ट स्टेप। इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेप, ये है लास्ट स्टेप। क्या है आपका लास्ट स्टेप, या इसमें से एक से ज़्यादा, बताइए क्या है। हम्म क्या बन सकता है इसमें आंसर। हम्म तो इसमें जो लास्ट स्टेप हो जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिकेशन। 1 मिनट का टाइम देना जरा, वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए। सबसे लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन से पहले वाला स्टेप होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो मोर देन वन तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम लास्ट स्टेप पूछ रहे हैं, तो इसमें आंसर जो बन जाएगा आपका बन जाएगा ए। ओके, अगला इस देखते हैं। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम, पोस्टिंग जो करते हैं एंट्रीज की लेजर में हम किसके थ्रू करते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू, जर्नल के थ्रू। ठीक है, और वाउचर्स के थ्रू करते हैं, जनरल प्रॉपर के थ्रू करते हैं, या मोर देन वन, इन सब में से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम्म तो क्या बनेगा इसका आंसर, बताइए। पोस्टिंग करेंगे एंट्रीज की लेजर में, तो लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं हम एंट्रीज की, वो किसके थ्रू करते हैं, अरे पेन में दिक्कत हो रही है ना, वो करते हैं आपकी जर्नल के थ्रू। और जर्नल प्रॉपर भी क्या है, एक तरीके से सब्सिडरी बुक है, जर्नल भी आपकी सब्सिडरी बुक्स में आती है,
और जनरल प्रॉपर भी सब्सिडी बुक्स में आती हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा मोर देन 1। ठीक है, ओके, तो ई इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल्स इज ऑल्सो नोन एज, सेल को और क्या 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 कह सकते हैं सेल्स को? अरे पेन में दिक्कत हो रही है। सेल्स इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, मोर देन 1 बोल सकते हैं। बताइए क्या होता है? ठीक है, तो इसमें जो आंसर बन जाएगा, इसका भी आंसर आपका बन जाएगा, आपका ई बन जाएगा। जस्ट बिकॉज टर्नओवर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का दूसरा नाम हो सकता है, या हम दूसरे नाम, इन दो नामों से आप सेल्स को बोल सकते हैं, दो नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूजर आर द ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ऐसे यूजर्स का ग्रुप जो बिजनेस एंटिटी के बाहर के हैं, पर वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो डिसीजन ले सकें अब बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड। तो ऐसे यूज़र को हम क्या बोलेंगे? क्या ये इंटरनल यूज़र होंगे, एक्सटर्नल यूज़र होंगे? बोथ ए और बी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या मोर देन 1। बताइए क्या हो सकते हैं? हम्म यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है, वैसे तो ये एक्सटर्नल यूज़र होंगे जो बाहर के होते हैं, बट आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, जो आपकी कंपनी में इच्छुक हैं, मतलब लाइक कंपनी में आपके इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं, तो वो भी आपके एक तरीके से बाहर के ही एक्सटर्नल यूज़र माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका ई। ठीक है, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब होता है इसमें से क्या खामी है। कुछ खामियां ही होती हैं हर एक चीज में, तो अकाउंटिंग की इसमें से क्या खामी है? ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कोर्ट में, ये तो अच्छा ही हुई। ठीक है, रिप्लेसिंग मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। लाइक अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं? हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है। ठीक है, इससे हमें लोन लेने में मदद मिलती है। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लोन वगैरह लेने में इजी रहता है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, ये इसमें से एक से ज़्यादा खामी नज़र आ रही है आपको, तो मोर देन 1 हो जाएगा। और एक ही खामी है, तो आप मतलब इसमें से कौन सी खामी है? तो इसमें से खामी है आपकी विंडो ड्रेसिंग, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है लाइक कि सजा के दिखाना या बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, आपके प्रॉफिट्स कुछ और हैं, छेड़छाड़ करके, मतलब जो एक्चुअल जो ट्रू और फेयर व्यू है ना आपके अकाउंट्स का, वो ट्रू और फेयर व्यू ना शो करना। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में छेड़छाड़ी करना। ठीक है, फ्लॉइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एक्सेप्ट, ये वाली इंफॉर्मेशन ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? एंकरेज द डेटर्स टू पे ड्यूज प्रॉम्प्टली। क्या ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा होता है कि ये एंकरेज करता है डेटर को कि वो अपने जो उस पर जो उधारी चल रही है वो जल्दी से जल्दी पे करे? क्या इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट में यही चीज़ होती है? दूसरा, परसुएट द बायर टू बाय मोर गुड्स। क्या ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि बायर, जो खरीदने वाला बायर, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले सके? ऑफर्ड एट एन एग्रीड परसेंटेज, क्या ट्रेड डिस्काउंट एक एग्रीड परसेंटेज पर दिया जाता है? ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते? या इनमें से कोई भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा? बताइए क्या है? इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेट नहीं करती है, क्या है वो? सोचिए, देखिए, हम सोचते हैं, देखो, जो डेटर्स को प्रॉम्प्टली पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो ये एक तो ये बन गया, पहला वाला ऑप्शन तो आपका है ही है, क्योंकि यहाँ पे केस में आपका कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, बायर को जो ज़्यादा गुड्स खरीदने के लिए ऑफर किया जाता है डिस्काउंट, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये बात सही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। क्या ये एग्रीड परसेंटेज पर दिया जाता है? तो ये भी बात सही है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी ट्रेड डिस्काउंट है ना से रिलेटेड है। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात भी आपकी सही है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ए बनेगा। ठीक है, तो ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अरे यार आज थोड़ा वैसे चल रहा है ये, स्लो स्लो। अगला देखते हैं। ए कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, एक कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाती है साहब। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनाती है, कंपनीज एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग बनाती है, 2030 के अकॉर्डिंग बनाती है। ठीक है, 2013 1945 के अकॉर्डिंग बनाती है या 1932 के अकॉर्डिंग बनाती है, किसके अकॉर्डिंग बनाती है कंपनी? बताइए किसके अकॉर्डिंग बनाती है कंपनी? जो कंपनी बनाती है आपके, वो बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो बनाती है आपके वो बनाती है आपके 2013। जस्ट बिकॉज देखो, अब कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड हुई हो, चाहे वो 1956 एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो या उससे पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो या फिर वो हो गई हो 2013 में रजिस्टर्ड हुई हो कंपनी, ये बात याद रखना। ठीक, उसको चलना पड़ेगा एट पर द लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? एज पर लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट क्या होता है? यहाँ पे जो लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट है वो है 2013। भले ही कंपनी रजिस्टर्ड किसी भी एक्ट में हुई हो पहले, हो सकता है वो 1956 में रजिस्टर्ड हुई हो, है ना, कंपनी बहुत पुरानी हो, 1956 में रजिस्टर्ड हुई हो, बट अभी उसको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे वो बनाने पड़ेंगे आपके न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग। और न्यू एक्ट इस समय क्या है? न्यू एक्ट है आपका 2013। तो अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, 60 लोगों ने करीब वीडियो देखा, बट जवाब कोई नहीं देता है। कमेंट में बॉक्स में मैंने कही थी कमेंट कर देना, कमेंट अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना, नहीं लगता है तो भी करना। लाइक के लिए भी बोला था, शेयर तो फिर तुमने क्या ही किया होगा जब तुमने ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं की हैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, ओके, आज कर देना। ठीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या पूछ रहा था मैं? कि कंपनी जो P&L बनाती है वो कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाती है, मतलब कौन P&L है जो बनाती है कंपनी, वो कौन से शेड्यूल में बना रही है, मतलब शेड्यूल है ना, कंपनीज एक्ट में कुछ शेड्यूल दे रखे हैं, तो P&L जो बनता है वो कौन से शेड्यूल में बनता है। ठीक है, ये बताना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से शेड्यूल में P&L बनाया जाता है। ठीक है, चले अगला। आज पेन थोड़ा स्लो चल। एक लाइबिलिटी इज अ करंट लाइबिलिटी इफ इट सेटिस्फाई। अगर ऐसी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कब बोला जाएगा? जब वो क्या सेटिस्फाई करे। एक लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बोली जाएगी कब बोली जाएगी? इफ इट इज ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। कह रहा है कि अगर उसको हम 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करें, मतलब जब से वो रिपोर्ट हुई, रिपोर्टिंग डेट ना जब से वो लाइबिलिटी अकर हुई है उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम उसे सेटल कर दें तो क्या वो करेंट लाइबिलिटी बोली मानी जाएगी? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। क्या तब मानी जाएगी जब हम उसको कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल कर दें। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है आपकी 12 मंथ की। ठीक है, इट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या फिर ऐसी लाइबिलिटी है कि जिससे आपने मतलब कुछ मतलब ऐसी लाइबिलिटी अराइज हुई है जो आपके रोजाना के ट्रेडिंग पर्पसेस के रिगार्डिंग में वो लाइबिलिटी अराइज हुई है। ठीक, इट इज ड्यू टू सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, है ना। या फिर वो कह रहा है कि ऐसी कोई लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद में आपको सेटल करनी है रिपोर्टिंग डेट के, तो कौन सी होगी? या फिर इसमें से कोई एक से ज्यादा है? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो बनेगा वो मेरी अकॉर्डिंग जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका ई। क्यों बनेगा? देखो,
ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर आपको सेटल करनी है उसे भी हम करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो कंपनीज की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो हम सेटल कर देते हैं उसको भी करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग पर्पस। कहने का मतलब ये है कि जो हम रोजंदारी के डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, उसकी उसके ब्याह पे कोई लायबिलिटी अराइज हुई है तो वो आपकी करेंट लायबिलिटी हो जाएगी। पर जी वाला जो सेट स्टेटमेंट है कि 12 महीने के बाद आपको सेटल करनी है, ये करेंट लायबिलिटी का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का वो है स्टेटमेंट। तो आपका जो बन जाएगा मोर देन वन। तो ई आपका आंसर बन सकता है इसमें। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉल अंडर करेंट लायबिलिटी, इसमें से कौन सा करेंट लायबिलिटी के अंदर फॉल नहीं हो। इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इट इज ड्यू टू सेटल आफ्टर 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट मोर देन वन। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको समझाया कि ये तीनों चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं करेंट लायबिलिटी को शो कर रही हैं। जी वाले स्टेटमेंट भी, जी वाला स्टेटमेंट भी, जी वाला स्टेटमेंट, पर जी वाला स्टेटमेंट आपका करेंट लायबिलिटी को शो नहीं कर रहा है तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये करेंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, फॉल नहीं होगा। ठीक है, चलें। The time between the acquisition of an asset for processing and its conversion into cash and cash equivalent is called, क्या कहते हैं उसको, ऐसा समय जब आपने एसेट आपने एक्वायर्ड किया है और उस पर एसेट एक्वायर करने के बाद उस पर आपने कुछ प्रोसेसिंग की है और उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या मिले हैं, कैश या कैश इक्विवेलेंट मिली है। कहने का मतलब क्या है, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया, उसको कन्वर्ट किया, उसको बेचा और फिर आपको क्या मिल गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट आपको मिल गया। तो इस बीच के टाइम को हम क्या कहेंगे, क्या इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाएगा, क्या इसको टाइम गैप कहा जाएगा, क्या इसको प्रोडक्शन साइकिल कहा जाएगा, नन ऑफ दीज कहा जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं, या इसमें से एक से ज़्यादा, क्या बोला जाएगा बताइए। तो इसमें इस केस में इसको बोला जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि ऐसा समय जब आपने गुड्स को परचेज किया है, लाइक कहने का मतलब है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपने क्या किया, उसको फिर क्या डाला, उसको WIP गुड्स में डाला, मतलब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, उस पर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाएगा, वो वही गुड्स आपका फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। फिनिश्ड गुड्स को आप क्या करेंगे, फिर उसको सेल कर देंगे और सेल करने के बाद जब आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट अराइज हो जाएगा, वापस से कैश आ जाएगा। कहने का मतलब है कैश से आप चले थे, स्टार्ट करी थी आपने एक साइकिल, कैश से आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोग्रेस पे गए, फिनिश गुड्स में आए, सेल्स हुई और फिर वापस से आपने कैश से कैश की जो जर्नी है उस जर्नी को पूरे बीच में जो टाइम लगा है उस टाइम को हम क्या कहेंगे, एक ऑपरेटिंग साइकिल कहेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग इधर कंफ्यूज होंगे, क्या इसको प्रोडक्शन साइकिल नहीं बोला जा सकता। नहीं जी, इसको प्रोडक्शन साइकिल नहीं बोला जा सकता। प्रोडक्शन साइकिल आपकी स्टार्ट यहाँ पे जो जो साइकिल है, जो कैश से कैश पे चलेगी, ऑपरेटिंग साइकिल है। प्रोडक्शन साइकिल तब चलेगी जब वाकई उस पर काम चालू हो जाएगा रॉ मटेरियल पे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस से लेकर और जो फिनिश गुड्स तक बनाने तक की जो साइकिल होगी उसको हम प्रोडक्शन साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, इस केस में आपका ऑप्शन बन जाएगा ए। चलें अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इनमें से फिक्टिशियस एसेट्स क्या नहीं है। क्या लॉस ऑन सेल, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मोर देन वन। इनमें से एक से ज़्यादा क्या नहीं है इसमें से फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के ऊपर हमने कल के वीडियो में बात करी थी, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा बी। जस्ट बिकॉज बी क्या है, बी आपकी गुडविल है। गुडविल क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं और किस तरीके के एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इजी सा ही लग रहा है, देखते हैं। द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड आर, है ना, ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड तो हो गए हैं बट हमने अभी उनको पे नहीं किया है। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस आपके कौन से एक्सपेंस कहलाए जाएंगे। क्या ऐसे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे,
क्या ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे, क्या इसको रेवेन्यू कहेंगे, लॉस कहेंगे, या इससे भी कुछ और एक कदम और ज़्यादा कह सकते हैं, लाइक मोर देन वन ऑप्शन। तो इस केस में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस केस में हम जो बोलेंगे वो उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस का मतलब कि वो एक्सपेंसेस हो तो गए हैं, खर्चे मतलब लाइक आपके इनकर्ड हो गए हैं, बट आपने अभी उनको पे नहीं किया। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं कि बिजली का बिल आपका क्या हो गया, आपका ड्यू हो गया है, बट आपने उसे पे नहीं किया है, तो वो कैसे खर्चे में आ जाएगा, आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के खर्चे में। ठीक है, चलें। डेटर्स एंड बी बिल्स रिसीवेबल आर शोन एस डी। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को हम किस तरीके से शो करते हैं, किस चीज़ के अंडर आते हैं? क्या ये ट्रेड पेबल्स में आते हैं, क्या ये चेक इन हैंड्स में आते हैं, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं? इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा हो सकता है ऑप्शन। तो इसमें आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है जी। तो इसका जो आंसर हुआ वो आएगा आपका सी, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर आते हैं आपके डेटर्स प्लस बी आर। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जो हमने कल देखा था, बीपी यानी कि बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट एंड बीएस ऑल द रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो उसने क्या किया है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है ना, और वो सारी की सारी जो रिस्क हैं उसको बियर कर रहा है। रिस्क को बियर करना मतलब कि किसी धंधे में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो धंधे के साथ आपको क्या मिलती है, रिस्क, कुछ रिस्क एडजॉइन होकर मिलती हैं, कुछ रिस्क आपको एडजॉइन होकर मिलती हैं। तो उन रिस्कों को जो बियर करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है और इसको बियर भी कर रहा है बिजनेस में, तो उस तरीके के इंसान को हम क्या बोलेंगे? क्या डिवेंचर होल्डर बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, प्रोपराइटर बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या इसमें से एक से ज़्यादा? बताइए क्या बोलेंगे? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो आपका बन जाएगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा ई। ई विल बी योर राइट आंसर, जस्ट बिकॉज एंटरप्रेन्योर का काम भी यही होता है ना, कि वो इन्वेस्टमेंट करे और बियर करे रिस्क को, और प्रोपराइटर का काम भी यही होता है। ठीक है, हालांकि एंटरप्रेन्योर का ये भी हो सकता है कि वो किसी और के धंधे को मैनेज कर रहा हो, है ना, ये हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी एक काम होता है, इन्वेस्टमेंट करना और बियर द रिस्क, रिस्क को बियर करना एक काम एंटरप्रेन्योर का ये काम भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो आपको बन जाएगा ई। ठीक है, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। इसमें से करेंट लायबिलिटी क्या नहीं है? डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, या इसमें से एक से ज़्यादा? तो इसमें से जो करेंट लायबिलिटी नहीं है वो है आपका आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, जस्ट बिकॉज डिवेंचर्स आपका आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। बाकी ये तीनों चीज़ें बीपी, शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर्स आता है आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने मशीनरी के परचेज के टाइम पर करे हैं, तो ये हमने इस तरीके का क्वेश्चन कल भी किया था। तो अब जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हम मानते हैं कि वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और परचेज करने के रिगार्डिंग ही यदि आपको मशीनरी परचेज करने के टाइम पे ही कुछ और एक्सपेंस भी बियर करने पड़ते हैं तो उनको भी हम कैपिटलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ए ही बनेगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इज नोन एज। ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हमने एडवांस में ही अमाउंट पेड कर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे, है ना, या आप बोलेंगे दोनों बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, प्रीपेड भी बोल सकते हैं, या इसमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे, या इसमें से एक से ज़्यादा कोई ऑप्शन हो सकता है? बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है? देखो, ये तो होगा नहीं, मोर देन बनता तो केस बन ही नहीं रहा, नन भी नहीं होगा, बोथ हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा जो ऑलरेडी जो बनेगा वो बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे होते हैं, प्रीपेड का मतलब ही जैसे नाम से ही नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रीपेड मतलब पहले ही आपने क्या कर दिए हैं, एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेबिट इज सेम एस। डेबिट को हम क्या बोल सकते हैं? डेबिटो इन लैटिन, वो सॉरी इटालियन, क्या डेबिटो
होता है इटालियन में, डेबिट जो होता है वो डेबिटो होता है इटालियन में, है ना, क्या डेबिटा होता है लैटिन में, ठीक है, या फिर आपका डीबीओ होता है लैटिन में, बोथ बी एंड सी, या फिर मोर देन वन। बताइए क्या कहते हैं डेबिट को। डेबिट इज सेम एस, डेबिट को क्या कहा जाता है ना, क्या वो डेबिटो है इटालियन में। अब क्यों कहेंगे सर हमने यार इंग्लिश में तो जैसे इंग्लिश और हिंदी में तो जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग लैंग्वेज के टर्म्स और लेके आ गए। ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी। 11th की, 12th की, अभी तो खैर 11th पे ही चल रहे हैं हम। 11th की जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत की तुरंत लगा देगा, और जिसने नहीं पढ़ी है वो देखता रहेगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम्म क्या हो सकता है। डेबिटो होगा इटालियन में, डेबिटा होगा लैटिन में, डीवी होगा लैटिन में, या बी और सी दोनों होंगे, या फिर मोर देन वन। ई आएगा ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ई। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया गया डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब उठाया क्या मतलब बनाया है ना, और ज़रूरी भी था। चलिए, है ना। ऐसे ही क्रेडिट का देखते हैं, चलो क्रेडिट क्या होगा। क्रेडिट इज सेम एज, क्रेडिट को हम कहा जा सकता है कि क्रेडिट, क्रेडिटो इन इटालियन, क्रीडो इन लैटिन, क्रेडर इन स्पेनिश, बोथ बी एंड सी, ये दोनों होंगे, बी और सी ये दोनों होंगे, या फिर मोर देन वन। क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ बताओ, सोचो। और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एनसीईआरटी बेस पे है ये क्वेश्चन, तो डाल सकते हैं। पिछली बार भी मोस्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए गए थे, है ना। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपका सेल वो है पेपर बीपीएससी का, तो इसमें भी जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ई। इसमें से जी वाला ऑप्शन गलत है, सी वाला, बाकी ए और बी आपके सही हैं, तो इस वजह से जो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा मोर देन वन वाला ऑप्शन, ठीक है। चलें अगला देखते हैं। अरे पेन पेन चल जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन और इवेंट, इनमें से कौन सा इंटरनल ट्रांजेक्शन या इवेंट है। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुरंत बता दोगे, फिर वैसे भी बता दोगे अगर आपने कंसेप्ट क्लियर है, नॉट जस्ट। जी वाले क्वेश्चन तो टोटली एनसीईआरटी से है, ठीक है, जो ऊपर के दो क्वेश्चन तो है ना, जो एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है वही बता पाएगा, बट ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है ना, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं वो टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड थे ना, कि इटालियन में क्या कहते हैं, लैटिन में क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल ट्रांजेक्शन और इवेंट, इनमें से क्या इंटरनल ट्रांजेक्शन या इवेंट कहा जा सकता है। देखिए दूसरा पेन लेते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय, हमने पेमेंट करी है वेजेस की एम्प्लॉय की। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, हमने मंथली रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, क्या ये इंटरनल ट्रांजेक्शन इवेंट में आएगा। सेल्स ऑफ मर्केंडाइज टू द कस्टमर, हमने क्या बेचा है, हमने कुछ ना कुछ सामान बेचा कस्टमर को, ठीक है। अगला है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये होगा, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन इवेंट है, या इसमें से एक से ज़्यादा। बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। देखो ये वाला तो टोटली इंटरनल है, क्योंकि लग ही दिया भाई, अरे एक आई लिख दिया मैंने, है ना। ये वाला तो टोटली इंटरनल है भाई, रॉ मटेरियल आपका स्टोर के डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही तो पहुंचा है, तो इंटरनल ट्रांजेक्शन ही तो चल रहा है, या इंटरनल इवेंट ही तो चल रहा है ये, ठीक है। चलें, अब भाई हमने कस्टमर को कुछ सामान बेचा है, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया। हमने मंथली रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, ये भी एक्सटर्नल हो गया। पेमेंट की वेजेस की पेमेंट की है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय, अब सबसे पहली बात देखते हैं एम्प्लॉय आपके आते किस में, इंटरनल यूजर्स में आते हैं, एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। अगर एक्सटर्नल यूजर में आते हैं एम्प्लॉय,
तो उनको दिया गया पेमेंट, वेजेस या सैलरी वो एक्सटर्नल में काउंट होगा, एक्सटर्नल इवेंट में। अगर वो इंटरनल में आते होंगे तो इंटरनल में काउंट होगा। तो हमको पता है कि एम्प्लॉय क्या एक में फॉल होते हैं, आपके इंटरनल यूजर में। तो इनको दिए जाने वाला वेजेस भी आपका कैसा इवेंट बनेगा, इंटरनल इवेंट या इंटरनल ट्रांजेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन बनेगा वो ई आपका सबसे सही ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप गच्चा खा सकते हो, है ना, आप फिसल सकते हो। आप एक ऑप्शन को तो बहुत क्लियरली पकड़ लोगे, है ना, बट यहाँ पे मोर देन वन वाली बात आती है तो ऑप्शन पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहता हूँ आपको। वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ठीक है भाई। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहिए, है ना। अब मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ पेड दो, कुछ मेरे को कुछ पैसे दो या कुछ दो, नहीं, कुछ मत दो। मेरे को चाहिए आप लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। अपने जितने भी लोग हैं उसमें शेयर करो दबा के, ताकि उससे मतलब क्या होगा कि मैं दूसरी वीडियो जल्दी से बनाऊंगा और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस की और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर लाइकली टू बी ट्रू अबाउट अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अकाउंटिंग के नज़रिए से, ठीक है। देखें, accounting was first recognized और developed from Babylonia around 4000 BC। जो अकाउंटिंग है, जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज या डेवलप्ड हुआ था, क्या ये बेबीलोनिया से हुआ था? अब जो बोलेंगे बेबीलोनिया कहाँ पे, बेबीलोनिया आपका इजिप्ट में पड़ता है ना, रोम, रोम की साइड हो सकता है ना, इजिप्ट, इजिप्ट में पड़ता है, इतना पता है ना। तो क्या अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है सबसे पहले जो डेवलप्ड हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, बेबीलोनिया में हुआ 4000 बीसी के टाइम पे। दूसरा देखते हैं, अकाउंटिंग वर रिकॉग्नाइज इन चाइना। चाइना में ये 2000 बीसी के टाइम पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट को क्या मिला था, रिकॉग्निशन मिला था। रिकॉग्निशन मतलब कि उस टाइम पे चाइना में 2000 बीसी के टाइम पे अकाउंटिंग का यूज़ होने लगा था, ठीक। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस गोज टू कौटिल्य फ्रॉम चंद्रगुप्तास किंगडम, ठीक है ना। अब जी जहाँ की बात कर रहे हैं, जी हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं इंडिया की, कि जो डेवलपड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को डेवलप करने का जो क्रेडिट वो क्या वो कौटिल्य को जाता है? कौटिल्य किसके कोर्ट में था या किसके एम्पायर में, किंगडम में था? चंद्रगुप्ता के किंगडम में एक मंत्री हुआ करता था कौटिल्य। क्या उसको श्रेय जाता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को क्या करने का, डेवलप करने का इंडिया में? क्या ये बोथ बी और सी स्टेटमेंट सही है या मोर देन वन? बताइए क्या है इसका आंसर। एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो तुरंत पता चल जाएगा, नहीं पढ़ी होगी तो मैं नहीं समझता क्या ही हो सकता है फिर आपका। मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब बहुत से लोगों ने जो सोचा होगा कि चलो मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ते 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 आगे बढ़ जाते हैं, समझते कुछ है नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं डाटा को दिमाग के अंदर डालने में, है ना। लाइक आप पढ़ रहे हो, आपको लगा ये रेलेवेंट है या रेलेवेंट है, वो तो, बट क्वेश्चन अगर बनने को आएगा तो बन सकता है। तो ये आपका टोटली एनसीईआरटी 11 से लिया गया है। एनसीईआरटी 11 का ये क्वेश्चन अगर पढ़ी होगी तो आप बता दो, ऊपर के 2-3 क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही थे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका, बन जाएगा ऑप्शन ई। इसमें से जे स्टेटमेंट भी सही है, जे स्टेटमेंट भी सही है और जे स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। चाइना में 2000 बीसी के अराउंड अकाउंट्स का यूज चलन, मतलब अकाउंट का यूज शुरू हो गया था। बेबीलोनिया यानी कि इजिप्ट में 4000 बीसी के अराउंड अकाउंट्स का यूज शुरू हो गया था। और हमारे यहाँ पे जो क्रेडिट जाता है वो कौटिल्य को जाता है। उसने एक अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखी थी जिसके अंदर अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट वगैरह, प्रैक्टिसेस वगैरह का यूज़ हुआ था। चंद्रगुप्ता के टाइम के की बात है, ठीक है। टाइम पीरियड देख लीजिएगा क्या है उस टाइम का, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा है आपका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट द एंटरप्राइजेज एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये बी हटा दीजिए, बी गलती से यहाँ पे लिख के टाइप हो गया, है ना।
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट द enterprises एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। इस तरह इंफॉर्मेशन देना है एंटरप्राइजेस पे पास कितनी एसेट लायबिलिटी और कैपिटल है। क्या ये है ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। ठीक। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट द पर्सनल एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द ओनर। पर्सनल एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में जानकारी देना ओनर की। क्या ये है ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा अकाउंटिंग का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जब कैसी परफॉर्मेंस है एंटरप्राइजेस की, बताइए क्या होगा। अच्छा, इसमें 4 ही ऑप्शन लिए हैं, एक और मैं डाल देता हूँ। चलो, ई है आपका मोर देन 1, है ना। गलती से जिसको हमने दिया है वो किसी में तो 4 डाल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने का काम मतलब कोई और करता है, मैं नहीं करता। ठीक है, उसको थोड़ी अकाउंट्स वगैरह की नॉलेज थोड़ी सी कम है, मतलब उसको बस टाइप करने का काम आता है ज़्यादातर। चलिए, हाँ, तो क्या हो सकता है, तो पहले इसमें से देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं अकाउंटिंग के। तो ऑब्जेक्टिव को अलग निकालने, मेंटेन करेंगे बिजनेस के रिकॉर्ड को। हाँ, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, हमें नहीं ढूंढना है। तो जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो ढूंढना है। ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एंटरप्राइजेस के एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की जानकारी देना। किसको जानकारी देना भाई? एंड यूजर को जानकारी देना। एंड यूजर कौन है? इंटरनल एक्सटर्नल यूजर को जानकारी। ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएगा। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो पर्सनल एसेट लायबिलिटी और कैपिटल से बिलोंग करती है ओनर की। भाई, ओनर की पर्सनल एसेट, पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल कैपिटल से अकाउंटिंग को क्या मतलब? किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो सी बन जाएगा। ठीक है, चलें 60 तक ही करेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तुम लाइक वाइक करते नहीं हो, चीज़ें शेयर करते नहीं हो, तो फिर 60 तक ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे वाली वीडियो नहीं, मैंने कहने वाला आगे की वीडियो में देखेंगे ना। चलें, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब आपके क्या में आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड की जाती है वो क्या हो सकती है यहाँ पे? तो देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एसेट ऑफ ओनर। क्या पर्सनल एसेट, ओनर के पर्सनल एसेट को हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? नहीं करते। ये तो पहले ही ऑप्शन हमें सही सा लग रहा है। प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो इंक्लूड करते हैं। बैलेंस शीट को एक तरीके से इंक्लूड करते हैं। ठीक, हाँ, इंक्लूड करते ही है ना बैलेंस शीट को। तो नन ऑफ दिस या मोर देन 1, इसका तो बहुत ईजी का आंसर है। इसका तो पहले ही ऑप्शन सही है, पहले ही ऑप्शन बन गया। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, तो अभी आपको। ठीक है, चलें, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से किसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं? पहला, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स को हमने क्रेडिट पर परचेज किया है, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? अपॉइंटमेंट ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? पर्सनल एसेट सोल्ड बाय द ओनर, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? या मोर देन 1, एक से ज़्यादा? बताइए क्या है, क्या बनेगा ऑप्शन इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ई। जस्ट बिकॉज ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है और ये भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। भले ही ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, बट है तो बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन ना। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब बिजनेस का इवेंट है कि हमने एक एफिशिएंट मैनेजर को क्या किया? नियुक्ति की है, बट ट्रांजेक्शन नहीं है। जस्ट बिकॉज इसमें कुछ मनी रिलेटेड चीज़ इन्वॉल्व नहीं है ना। पर्सनल एसेट सोल्ड कर दी भाई ओनर ने, हमें क्या मतलब? वो अपना पर्सनल घर बेच दे, बर्तन बेच दे, दुकान बेच दे, कुछ भी बेच दे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, है ना। हमारा बिजनेस क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को देखना है जो बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बन रहे हैं, ए और बी, तो इस वजह से आंसर क्या बन जाएगा आपका ई। ठीक है,
चले आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड मेजर अकाउंटिंग इवेंट शुड बी रिकॉर्ड इन विच ऑर्डर। ठीक है, आपने क्या किया, इवेंट्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया। मेजर कैसे करते हैं कि मनी टर्म्स में है या नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर, इन, और फिर हम इसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किस ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा, हॉरिजेंटल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लाइक कैसे भी कर दो, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ चलता है। जिसमें से एक से ज़्यादा होगा ऑप्शन, बताइए। आपने क्या किया, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया, उसको मेजर किया, क्या ये मनी के टर्म्स में है या नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है ना। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ बिजनेस। फिर उसके बाद क्या किया, देन आफ्टर यू हैव डन रिकॉर्डिंग ऑफ दोज ट्रांजेक्शन, फिर आप क्या करोगे, उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, है ना। और रिकॉर्ड करोगे तो आप ऑर्डर कौन सा मेंटेन करोगे, ये पूछ रहा है वो, है ना। तो ऑर्डर क्या, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वैसे वैसे आप रिकॉर्ड कर दो। कहने का मतलब कि आज के दिन में जैसे कि 8 बजे मैं उठा, मेरा बिजनेस है, मान लो 8 बजे मैंने कुछ परचेज कर लिया, ठीक है, तो मैंने उसे 8 बजे ही 8 बजे रिकॉर्ड कर लिया। 9 बजे मैंने सेल करी तो 9 बजे रिकॉर्ड कर लिया। 10 बजे मैंने फिर सेल करी तो 10 बजे रिकॉर्ड कर लिए। शाम के 4 बजे फिर मैंने कुछ परचेज कर लिया तो फिर रिकॉर्ड कर लिया। तो जैसे जैसे इवेंट हो रहा है, जिस जिस तरीके से, जिस जिस वे में हो सकता है मैं रिकॉर्ड शाम को करूँ, रात में बैठ के करूँ, बट इवेंट का जो इवेंट या ट्रांजेक्शन का जो तरीका है वो कैसा हुआ, जो चीज़ पहले हुई है वो चीज़ रिकॉर्ड करो, फिर दूसरी चीज़ को दूसरे टाइम पे, तीसरी चीज़ को तीसरे टाइम पे, तो मतलब जिस वे में जो चल रहा है वो। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल का मतलब भी ये है कि पहले जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे रिकॉर्ड करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, इन अ सिक्वेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स। हॉरिजेंटल ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आई डोंट नो, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, इसका कोई तरीका नहीं है। किसी भी ऑर्डर में कर दो, किसी भी ऑर्डर में, तुम्हारी घर की पंचायत थोड़ी ना है कि किसी भी ऑर्डर में कर दोगे, हैं, बताओ, कर दोगे किसी भी ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ई। ई विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। 30 क्वेश्चन, 40 का वादा था, 30 तक करा दिए। अगले वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो पीडीएफ चाहिए, इस तरीके की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 1000 दफ़े बोल चुका हूँ, 1000 एक बार बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता है अब। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए भी मैं 1000 दफ़े बोल चुका हूँ, इसलिए अब मैं बोलना बंद कर चुका हूँ। 1001 दफ़ा और बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शुभ नंबर होता है ना, शुभ, और वैसे भी मेरा नाम भी शुभम है। तो शुभम ने आपसे शुभ रिक्वेस्ट की है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइए। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उससे मेरे को क्या फील होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, अगली वीडियो में हो सकता है हम बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, और यदि आप इस वीडियो को टाइमली लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि देखो, पहले चैप्टर में करीब 300 क्वेश्चन है ना, जो हमने मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो निकाले, 300 के आसपास क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे, बिल्कुल मस्त मस्त। उन 300 क्वेश्चन को आप कर जाओगे तो मैं समझता हूँ उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ रहे बनने, आपका आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरे में करीब रिकॉर्डिंग करके चैप्टर है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, शायद से वो है, या फिर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर, उसमें भी कम से कम 300-400 क्वेश्चन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले ही जो स्टेप है, जो पहला ही चैप्टर है, उसी के क्वेश्चंस की जो वीडियो में डाल रहा हूँ, अब उसी चीज़ को आप क्या नहीं कर रहे हो, हाई मतलब उसी चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा कि मेरे को जो वीडियो डालनी है उसमें फिर डिले होगा, और उसमें डिले होगा तो आपके देखने में डिले होगा, देखने में डिले होगा तो चीज़ें फिर डिले होती जाएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद, भाई आप मालिक आदमी हो, हम आपसे क्या कह सकते हैं, जो मर्जी है करिए,
करिए नहीं करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, है ना। और सबके बनते रहें काम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।